अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुन कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी। मैं सुनकर हैरान हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक वो हैरानी और वो परेशानी मुंतकिल करूं। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ऐलान है, अनोखा ऐलान, उस पर हमने बात करनी है। दूसरा, गामा मिरासी का एक किस्सा आपने सुन रखा होगा। गामा मिरासी चौधरी तो मैंने जहन चो कट दे, वो किस्सा मैंने आपको सुनाना है, क्योंकि उसका आजकल की जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो लारा लप्पा की सियासत है, उससे उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो वो भी मैंने आपके सामने रखना है। उमरकोट का इंतखाब, अख्तर मेंगल का धरना जो कि ख़त्म हो गया। कल उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन होना है। NA 213 हमारे दोस्त लाल माली और नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की बेवा, उनके दरमियान मुकाबला है। तो क्या मुमकिन हो सकता है कल के इंतखाब में? कल रात लाल माली ने बहुत बड़ा जलसा किया था, तो क्या वो जलसा वोट में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं, वो मैंने आपके सामने रखना है। और एक अफसोसनाक सानहा और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर वो ठीक है तो इंतहाई शर्मनाक भी। 3 मसीही बच्चे जहरीली मिठाई खाने से हलाक हो गए हाफिजाबाद में, तो वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन आगाज़ मेरा ख्याल है हैरान कुन और परेशान कुन खबर से। खबरें चलवाई जाती हैं और मैं मुसलसल आपके सामने जब भी ऐसी खबर आती है तो फिर ज़ाहिर है वो जो तजुर्बा होता है माजी का, वो सामने रख कर फिर उस खबर को नापा तोला जाता है। कल पहले मैंने सोचा कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में 7-8 रुपये का जो है वो रिलीफ देने का फ़ैसला हुआ है, या आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई हैं उसका जो फ़र्क आएगा वो सार्फिन तक मुंतकिल करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है। तो वो ख़बर करूं तो मेरे साथी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं साद साहब, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा 6 बजे तो ऐलान हो जाएगा। तो बचत हो गई मेरी, मतलब इज़्ज़त बच गई, वरना लोग कहते यार ये क्या है, आप तो बेखबर आदमी थे। तो बहरहाल बाद में पता चला कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने तो हातम ताई की कब्र को लात मारी है, ऐसी लात कि कब्र नामो निशान बैठ गया कब्र का। उन्होंने ऐलान किया कि जो हमने अपना मुंतकिल करना था फ़ायदा आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमतों की कमी का, आम सार्फिन को जो हमने रियायत देनी थी वो नहीं दे रहे, उससे हम बलूचिस्तान में सड़कें बनाएंगे। कमाल। और फिर मीर सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, और फिर खालिद मक्सी साहब और जाम कमाल, दोनों वफाकी वज़ीर हैं, और जाम कमाल साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। उन्होंने ज़बरदस्त इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या बात है वज़ीर आज़म साहब, आपने तो सखावतों के सारे जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, तोहफा दिया आपने बलूचिस्तान को। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या पेट्रोलियम लेवी के ऊपर या पेट्रोलियम की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसके ऊपर अपना पेट्रोलियम की कीमतें कम करने के बजाय, वो रिलीफ अवाम को देने के बजाय, बलूचिस्तान वो जो कराची से अपना कोयटा कलात खुजदार कराची रोड जो है, चमन से कराची से चमन तक की जो रोड है N25, वो बन सकती है नहीं बन सकती, पहले तो इस पर बात होगी। दूसरा, कच्ची कैनाल का जिक्र हुआ कि जी कच्ची कैनाल फ़ेज़ 2 जो है उसकी तामीर होगी। तो क्या वो मुमकिन है कच्ची कैनाल फ़ेज़ 2 की तामीर? क्योंकि जो कच्ची कैनाल बन चुका उसका जो 2022 में शुरू हुआ है तो वो तो अभी तक बहाल नहीं हुआ। यानी तौसा से कच्ची कैनाल अपनी जो है वो कमांड एरिया की तरफ जहाँ बढ़ रहा है, जहाँ पे काश्तकारी होनी है, दरमियान में तो कैनाल नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि 2022 में सारा का सारा वो कैनाल उड़ गया था, तकरीबन 60-70 किलोमीटर। तो वहाँ पर तो एक छोटी सी नाली बनाकर कोई 400-500 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। तो फ़ेज़ 2 का काम, तो इसको बहाल करना, फिर जो रोदकोहियाँ हैं, जो पहाड़ी नदी नाले आते हैं, उनसे महफूज रखना एक बड़ा टास्क है, बड़ा मसला है, बड़ा मामला है। तो ये किस तरह मुमकिन है? अब वो कुछ ठेकेदार, कुछ इदारे, उनके कमीशंस वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है, तो इस तरह के मंसूबे सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं अभी फोकस कर रहा हूँ ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया, और साथ साथ फिर ये भी उन्होंने कहा कि जी हम अपना हैदराबाद से सक्खर मोटरवे, सक्खर से हैदराबाद मोटरवे भी वो जल्द बनाएंगे, और वो भी वफाक बनाएगा और मुकम्मल करेंगे। तो जब उन्होंने जिक्र किया सक्खर हैदराबाद मोटरवे का, तो मुझे वो हमारे दोस्त हसन मुर्जा साहब ने एक तारीखी तकरीर की थी पंजाब असम्बली में,
आज भी वायरल है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। किसी भी असेंबली में की जाने वाली तकरीर में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वो तकरीर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे और उन्होंने हसन मुर्तज़ा को बार बार कहा कि जी शाह जी बैठ जाओ, तुसी साडे जहन चो, तुसी मेरे जहन चो। हसन उठे, उन्होंने कहा कि जी सरदार नौशेर साहब मुझे बात करने दे ना दे, लेकिन मैंने एक वाक़या ज़रूर सुनाना है। उन्होंने कहा कि सुनाए। चौधरी साहब भी समझ गए कि अब हसन जो है वो क्या करने जा रहा है। तो हसन ने कहा कि जी एक पिंड के चौधरी ने बराए खुदा खैरात की, देगे शेगे कोई 3 पकाई और आसपास दावत दी, तो साथ के पिंड के चौधरी आ गए दावत पर। तो वर्ताना जो होता है, तकसीम करना, पड़ोसना खाना, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तुसी बह जाओ, तुसी पड़ोसो, तुसी वर्ताओ। वो बह गया। और चौधरी के साथ एक मिरासी आया था, गामा मिरासी, चौधरी का कामा, चौधरी के साथ हर चौधरी एक आध बंदा साथ रखता है ना आसपास, तो वो साथ आया हुआ था। तो जैसे ही चौधरी साहब देग पर बैठे, तकसीम करने लगे चावल, तो गामा मिरासी भी जो है ना वो उठकर लाइन में लग गया। चौधरी साहब ने क्या, गामा तू बह जा, तू मेरे जहन च है, साइड होके बह जा। देग खत्म हो गई, दूसरी देग शुरू हो गई, फिर गामा खड़ा हो गया, लाइन में आ गया। फिर चौधरी साहब ने कहा, गामा तू मेरे जहन च पुत्र है, तू बह जा। गामा बैठ गया, देग खत्म हो गई। फिर जब तीसरी देग शुरू हुई, तीसरी और आखिरी देग शुरू हुई, तो फिर गामा खड़ा हो गया। गामा ने सोचा कि यार देग भी आखिरी है, और फिर गामा खड़ा हो गया, लाइन में आ गया। तो चौधरी ने कहा कि गामिया तू बह जा, तू मेरे जहन च। तो गामे ने कहा, चौधरी साहब तू मेरे अपने जहन चो कट दे, तू कट दे। तो हसन मुर्तज़ा ने कहा कि तीसरा साल है, हम बात करना चाहते हैं और आप हमें बिठा देते कि तो आप हमारे जहन में हो, तो टाइम तो जा रहा है। और वही हुआ था कि मुस्लिम लीग अपना PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई थी उस वक्त जब वो बात कर रहा था। अब ये जो PDM की हुकूमत थी गुज़िश्ता, उसमें भी सक्कर हैदराबाद मोटरवे की बात होती रही, तो वज़ीर आज़म साहब कहते रहे कि तुसी साडे जहन चो। अब भी वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे जहन में हो, यानी लाहौर से साहिवाल, साहिवाल से बहावलपुर, बहावल नगर एक नई मोटरवे 436 या इतने अरब की वो बन गई। बलूचिस्तान वालों को वज़ीर आज़म साहब लारा लप्पा दे रहे हैं कि जी आपको ये जो पेट्रोलियम हमने लेवी जो है ना बढ़ा दी है, तो उससे हम आपको सड़क बना देंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय लेवी लगानी थी और लेवी जो है वो बढ़ानी थी, जिसके लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जी। और उसमें उसको लोगों को दिखाने के लिए कि हमने क्यों पेट्रोलियम की जो कीमत में जो आलमी मंडी में कमी हुई है वो हम आप तक मुंतकिल क्यों नहीं किया हमने। तो फिर बलूचिस्तान के सर पे एहसान चढ़ा दिया गया। भाई बलूचिस्तान बसाते खुद इतनी जो मादनियात जो बलूचिस्तान से निकलती हैं, उन्हें थोड़ा सा ऐसा खर्च कर दें, सड़क बन जाएगी। तो खैरात देने की क्या ज़रूरत है कि भाई हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, हम आपको एक एक पाई इकट्ठा करके फिर आपके लिए सड़क बनाएंगे। ये बजाते खुद एटीट्यूड जो है ना, ये रवैया बजाते खुद ये वफाक के लिए नुकसानदेह होता है। अब हुआ यह है कि जनाब एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, सदर साहब ने जारी कर दिया, ज़ाहिर वज़ीर आज़म उसने जारी किया था और सदर साहब ने दस्तखत करके उसकी मंजूरी दे दी और वो जारी हो गया। और उसमें ऑर्डिनेंस में तरमीम 5 को निकाल दिया गया और ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 5 पेट्रोलियम रेट से मुतल्लिक है, और जिसके ज़रिए पेट्रोलियम लेवी का में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी गई, यानी जो रिलीफ आवाम को मिलना था वो उधर पेट्रोलियम लेवी में बढ़ाकर और फिर बलूचिस्तान को कहा जा रहा है हम आपके लिए कराची से चमन तक वाया कोयटा, खुजदार, कलात हम सड़क बनाएंगे। और अब जो पेट्रोलियम पर लेवी है वो 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई है। अब ये असल बात है। और फिर कहा यह गया था कि जी नहीं, कहा गया वज़ीर आज़म साहब ने कि हम आपके लिए सड़क बनाएंगे। तो हमारे दोस्त बड़े अपना रिसर्च करके बात करने वाले नसीर मेमन साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा इस मामले पर, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट। उन्होंने कहा अपना फेसबुक पर, उन्होंने बल्कि कमेंट किया, पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आलमी मंडी में, यानी वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है कि हम अब पेट्रोलियम में जो कीमत पेट्रोल की कम हुई है वो हम आवाम को फ़ायदा देने के बजाय वो हम सड़क बनाएंगे उससे, तो उस पर वो कहते हैं कि इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें ना गिरती तो बलूचिस्तान की सड़क आप ना बनाते। सवाल तो ये है। वैसे अगर अगले महीने आलमी मंडी में कीमत फिर चढ़ गई तो सड़क पर काम जारी रहेगा या ठेका रद्द हो जाएगा।
अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि बलूचिस्तान को यूं खैरात में सड़क देने के बजाय वहाँ से निकाली गई मादनियात की कमाई से सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें, या फिर पंजाब के मोटरवेज़ की तरह मरकज़ी हुकूमत बलूचिस्तान की सड़कों के लिए भी तरक्याती फ़ंड फराहम करे। अब ये बेसिकली एटीट्यूड है। और फिर वो ज़ाहिर पर एहतजाज भी होता है। फिर अच्छा, इस पर अब वो मैं देख रहा था हमारे सरफराज बुगटी साहब ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, वज़ीर आज़म साहब ने तो कमाल कर दिया जी, हमें ये सड़क दे रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब बगैर शायद या तो सोच नहीं रहे, या बहुत सादा हैं, या सिंधी में कहते हैं पूदने में फेर आया वटी खोटा, या कोई और मामला है। तो बहरहाल कच्ची कैनाल का मैंने आपको बता दिया, उस पर किसी टाइम डिटेल में मैं बात करूँगा कि कच्ची कैनाल का भी वज़ीर आज़म ने उसी तकरीर में जिक्र किया, कल जो ओवरसीज़ को खिताब किया था उसमें, कि कच्ची कैनाल फ़ेज़ 2 भी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें वो भी खुश हैं कि जी कच्ची कैनाल फ़ेज़ 2 शुरू होगा। भाई कच्ची कैनाल फ़ेज़ 2 शुरू कहाँ से होगा, किस तरह होगा? नक्शा और वो सारा डिज़ाइन फिजिबिलिटीज़ वगैरह तो बनी हुई है, लेकिन क्या फिजिबल है कि तौसा से निकलने वाली कैनाल जो डेरा गाजी खान के पहाड़ों के से होती हुई बलूचिस्तान के पहाड़ों को, सलमान के पहाड़ों के दामन से होती हुई जो जा रही है, और रोड को यहाँ जब आती हैं तो फिर वो किस तरह उसको महफूज रखा जा रहा है? मेरा इलाका भी इसी तरह का है। हमारे इलाके में वहाँ सड़क नहीं रुकती, जब पहाड़ी नदी नाले आते हैं, नए कहते हैं हम उसको, तो वो सड़कों को उड़ा कर ले जाती है। कैनाल को उड़ा कर ले गई ना 2022 में ये रोड को यहाँ। तो पहले तो उसको फिजिबल बनाए ना, और बलूचिस्तान का राइट है, बलूचिस्तान का पानी ज़ाया चला जाता है, उनको मिलना चाहिए। मसला ये है कि उसको सुथरे तरीके से करें ना, सोमो तो सही तरीके ना, बात ये है। अच्छा जी, अब उमरकोट नहीं, लेकिन इसके साथ साथ फिर नवाब अख्तर, सरदार अख्तर मेंगल का मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अख्तर मेंगल साहब ने जी 20 रोज़ से जो जारी धरना था वो मेरी खबर के अन मुताबिक जो कल मैंने आपको दी थी कि वो ख़त्म कर देंगे, कल उनकी सीसी का इजलास चल रहा था, उन्होंने ख़त्म कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबी चौड़ी, और उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे, हम स्ट्रेटजी तब्दील कर रहे हैं, धरना ख़त्म, और 18 अप्रैल को पार्टी की मरकज़ी काबीना का इजलास होगा, और उसमें आइंदा हिकमत अमली बताई जाएगी, जिसमें फिर मुख्तलिफ़ अज़ला में रैलियाँ निकाली जाएंगी। और ये उन्होंने जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी उन्होंने किया। 20 रोज़ से धरना इनका था मारंग बलोच, बीबो बलोच, बीबरक बलोच और दीगर जो मारंग बलोच के साथी जो गिरफ्तार हुए थे कोयटा से, उनकी रिहाई के लिए। अख्तर जान मेंगल साहब को उनके इत्तेहादियों ने भी कहा था, और ज़ाहिर है एक बंदा अगर बंद गली में फंस जाता है तो फिर हठधर्मी अच्छी चीज़ नहीं होती। गर्मी शुरू हो चुकी हुई है, और फिर वो उस इलाके में गर्मी, सर्दी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता है धरना। तो बेहतर है, स्ट्रेटजी उन्होंने तब्दील कर ली है। अब देखते हैं कि 18 को उनका इजलास है, और 18 को उन्हें कोयटा जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता, ये सवाल होगा कोयटा में, क्योंकि उन्होंने इजलास कॉल किया। अच्छा, जब उमरकोट में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा है कल, नवाब यूसुफ तालपुर साहब कुछ अर्सा पहले फौत हो गए थे, इंतकाल कर गए थे। तो ज़िमनी इलेक्शन में उनकी अहलिया, उनकी बेवा सबा तालपुर साहिबा, वो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। वैसे तालपुर नहीं है, टालपुर लफ्ज़ है, लेकिन अब उर्दू वाले अंग्रेज़ी से लिखते हैं, फिर उसको नाम बिगड़ जाते। कोटड़ी है हमारे शहर का नाम, तो कोटरी कहा जाता है। अच्छा, पगाड़ा कहा जाता है, तो ये वो अंग्रेज़ी से, तो वो ये टालपुर है बुनियादी तौर पर, तालपुर नहीं है। तो बहरहाल ठीक है भाई। तो इलेक्शन के लिए मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई थी, आज रात ख़त्म, कल रात ख़त्म हो गई, और अब वहाँ पर कल पोलिंग होगी। और इस इलेक्शन में जो गुज़िश्ता रिज़ल्ट थे वो हैरान कौन थे, मैं हैरान हो गया कि इतना भी कोई वोट लेता है। तो जो तालपुर साहब हैं उन्होंने कोई अच्छा, सबा तालपुर के मुकाबले में मेरे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, लाल माली, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और सिंध की जो अपोजिशन जितनी भी जमातें हैं वो सारी की सारी उसको सपोर्ट कर रही हैं। GDA, जैन शाह, पीर साहब पगाड़ा, जितनी जमातें सब उनको सपोर्ट कर रही हैं। और कल लाल माली ने उमरकोट में बहुत बड़ा जलसा भी किया था, बड़ा जलसा था, बड़ा क्राउड था। तो वो ज़ाहिर उसमें पीर साहब के मुरीदैन, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदैन, वो भी सारे थे। तो वोट अच्छा खासा लाल ले सकता है इस बार। पिछली बार नवाब यूसुफ तालपुर ने वोट लिया था 1,79,188, तकरीबन 1,80,000, पौने 2 लाख से ज़्यादा। दूसरे नंबर पर मीर अमानुल्लाह खान तालपुर से, वो भी, और वो उन्होंने लिया था नून लीग के, उन्होंने 44,961 वोट लिया। तीसरे नंबर पर लाल माली थे, इंडिपेंडेंट, लेकिन PTI से थे, इंडिपेंडेंट मैं क्यों कहूँ, 38,648 वोट लिया था।
तो वोट उन्होंने अच्छा लिया था। अब इस बार मुमकिन है कि नून लीग का जो वोट जो है वो किस तरह जाता है, क्या होता है, लेकिन कभी इम्कान तो ये है कि यूसुफ तालपुर साहब की जो अपना बेवा है सबा साहिबा, वो जीत जाएंगी, कभी इम्कान है, क्योंकि जलसा बहुत बड़ा था, जलसे से इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। लेकिन 2-3 फैक्टर्स हैं, एक तो पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत में है, और दूसरा नवाब यूसुफ तालपुर का अपना ज़ाती वोट भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा एक फैक्टर जो लाल माली को सपोर्ट करता है, वो कैनाल्स के मामले पर सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट आई है, लोग जिस तरह खामोश थे या जो नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट लाल माली को मिल सकती है, लेकिन लाल का वोट ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन जीतने के इम्कानात कम है लाल माली के। तो ये सूरत हाल है। मैं तो पर्सनली इस चीज़ का बहुत कायल हूँ कि सिंध में एक स्ट्रॉन्ग मुतबादिल पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये जो है ना छोटे छोटे इत्तेहाद होते हैं, एक 10-15-20 पार्टियाँ, ये एक दूसरे के साथ सच्ची नहीं होती। एक पॉलिटिकल पार्टी, तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, वहाँ सिंध में काम करे जाकर, तो अच्छा खासा वोट मिल सकता है उनको। तहरीक इंसाफ ने फोकस उस तरह से इनको नहीं किया, लेकिन बहरहाल पीटीआई का एक अच्छा खासा वोट बन चुका हुआ है वहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकती है। इलेक्शन कल का पीपल्स पार्टी के लिए आसान नहीं है, लेकिन ये कि वो पीपल्स पार्टी वहाँ हार जाएगी, इसका इम्कान मुझे कम नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो ख़बर मेरे पास आई थी हाफिज़ाबाद से, कल का वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या है। हाफिज़ाबाद में मुबैना तौर पर जहर खाने से 3 मसीही बच्चे जाँ बहक हो गए, और ये वाक़या जो है पुलिस के मुताबिक किला साहिब सिंह का इलाका है, उसमें पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और डीपीओ आतिफ नज़ीर ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि मसीही बच्चों ने मुबैना तौर पर जहरीली मिठाई खाई, जिससे उनकी हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल करने पर 3 बच्चे दम तोड़ गए, जबकि 5 बच्चों को बेहतर इलाज और मुआवजे के लिए लाहौर मुंतकिल किया गया है। अब ये वाक़या कुछ इस तरह है कि कोई शख्स बताया जा रहा है कि वहाँ पर आया और उसने बच्चों को मिठाई दी, और बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने वो मिठाई खा ली, जिसमें जो 3 बच्चे दम तोड़ गए, जिनकी उम्रें जो हैं वो 5 से 10 साल तक की, और 8 मजमूई तौर पर बच्चे जो है वो मुतासिर हुए। तो ज़ाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है कि वाक़या क्या है, और वाकई बच्चों को किसी ने जहर दिया है, और अगर जहर दिया है किसी ने बच्चों को आकर, तो ज़ाहिर है वो फिर उसके पीछे माइंडसेट आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी उस पर इसलिए नहीं बात कर रहा कि अभी इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आनी हैं। अभी मुबैना तौर पर जो बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही।